पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है और एनसीईआरटी से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। यहाँ मैं आपको ये सारे जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाते चलूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। और आप मेरे साथ इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आप एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठिए, क्योंकि उसी से आपको मैं एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा। चलिए मैं देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द qualitative property used to determination of molar mass of polymers and protein is। कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? आपने पढ़ रखा ये चार प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो आपके स्पेशली यूज करी जाती है पॉलीमर्स और प्रोटीन्स के मोलर मास को फाइंड करने के लिए? टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से किस पेज नंबर से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू एडिशन बुक है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग मैंने पेज नंबर मेंशन करे हैं। तो ये पेज नंबर आपको मिलेगा इसका आंसर 22 पे। देखिए आपने सब पढ़ रखा है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ फास्ट फास्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिटरमाइन करा जाता है मोलर मास जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, सच एज प्रोटीन पॉलीमर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉलीमर्स और प्रोटीन्स। ठीक है, क्यों करते हैं? तो यहाँ पे एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए या तो रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर चाहिए होगा या फिर हमें लो चाहिए होगा, तो हमें मेंटेनेंस करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इस वाली प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। दूसरा इसका यहाँ पे रीजन है, मोलरिटी इस सोल्यूशन के लिए यूज करी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ मोलरिटी के। और थर्ड रीजन जो है कि यहाँ पे कंपेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मैग्नीट्यूड यहाँ पे लार्ज आता है, चाहे सॉल्यूशन कितना भी डाइल्यूट हो। तो ये इसके लिए रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। ये बात किस रीजन की वजह से है? तो इसका आंसर है आपका बच्चों यहाँ पे सी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से मिलेगा आपको? तो देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे साथ इस वीडियो को कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक जरूर सामने रखिए, वो भी न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने जो पेज मेंशन करे वो न्यू एडिशन 2024 के अकॉर्डिंग जो बुक है एनसीईआरटी की उसके लिए। तो ये पेज नंबर 9 पे आपको आंसर मिलेगा। इसका क्या, देखिए यहाँ आप सबको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से देख सकते हैं। पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आप जानते हैं बच्चों, ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने से क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल डाउन हो जाता है। अगर लेवल डाउन हो जाता है तो इससे क्या होगा, ब्लड में टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के कारण जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स के कारण वीकनेस आ जा सकती है या अनेबल टू थिंक हो सकती है। इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है एनोक्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पे हमारा प्रेशर कम होने से, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी, ब्लड में मिक्स नहीं होगी तो हमारे टिश्यूज को नहीं मिलेगी और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत होगी। वो प्रॉब्लम को नाम को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच। यस, जल्दी से आप सोच सकते हैं कि मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसको फटाफट करा रहा हूं ताकि आप बहुत जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर सके। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं इस समय। यहाँ इस वीडियो में हर क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू है और अभी आगे हम करेंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, गिव रीजन है और साथ में लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और ये वीडियो मिस मत करिएगा, एक एक चीज इसको जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि कांस्टेंट KH इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पे, और वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। An azeotropic mixture of two liquid has a boiling point higher than either of the two liquid when it is। अब देखिए यहाँ पे एजियोट्रॉप के लिए कहा जा रहा है कि अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जाता है तो उस केस में कौन सा वाला राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग शो होगा। देखिए दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। तो इसका जो आंसर है आपका, शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। अब देखिए रीजन आंसर को एक्सप्लेन करते हैं हम। तो ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 14 पे। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल बिल्कुल एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ये देखिए आपको सब लिखा हुआ वहां मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको आंसर के रूप में मॉडिफाई कर रखा है, लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी की ही लाइनें लिख रखी है मैंने, जो कि पूरे आंसर को डिफाइन भी करती है। देखिए क्या है, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड ए बी। ए का मतलब होता है सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल, बी का मतलब हो गया सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल। जब इनको मिक्स करा जाता है तो एक सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल को हम बोलते हैं ए बी। तो वो क्या हो जाता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर जो नेगेटिव डेविएशन होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अपने इंडिविजुअल होता है तो वो वीक हो जाता है, और जब वो इसको मिलाया जाता है तो स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने पे देखिए अगर कोई दो चीजें जैसे ए और बी की बात करें, अगर इनमें स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग होने से यहाँ पे ये वेपर प्रेशर नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वेपर प्रेशर अगर लो होगा तो वो पानी जल्दी से बॉयल नहीं होगा, तो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बिल्कुल प्योर कंडीशन है किसकी, आपकी सॉलिड की, और ये प्योर कंडीशन है सॉल्वेंट की, इस केस में तो ये वीक होते हैं। लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है ए बी, तो यहाँ पे ये ए बी का स्ट्रांग होने से इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर जब कम होता है, वेपर बनेगी नहीं तो आसानी से पानी बॉयल नहीं होगा, बॉयल नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ए, शो द नेगेटिव डेविएशन होगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार का जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे स्टेप बाय क्वेश्चन। तो इसका एग्जाम्पल है फिनॉल और एनिलीन। एंड एजियोटर मिक्सचर ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट लोअर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बस ये मैंने सारे सेट्स के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वहां पे हाइयर का रखा था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लोअर का है। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर लोअर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगी तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे सी, और ये आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर एनसीईआरटी के 13 नंबर पेज पे। तो वहां ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए वहां बिल्कुल ये है कि पॉजिटिव डेविएशन जो होता है उसमें सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू सॉलिड और सॉल्वेंट के। जब ये वीक हो जाएगा तो वीक होने पे इसकी और इसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो पानी जल्दी आसानी से बॉयल हो जाएगा। पानी जब बॉयल होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि राउल्ट लॉ में अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है तो वो नेगेटिव डेविएशन आपको शो करेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तो बच्चों सब जानते होंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें से बिल्कुल सही पहचाना आपने आंसर। आंसर है आपका सेम एट ऑस्मेटिक प्रेशर, और आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 22 पे। तो यहाँ पे लिखी हुई इसकी डेफिनेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, टू सॉल्यूशन हैव सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यस, which one of the following pairs are will not form an ideal solution। इनमें से कौन सा चीज है जो आइडियल सॉल्यूशन आपके लिए नहीं है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के लिख रखे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप बुक जरूर लेके बैठे हुए हैं
तो आप जल्दी से बुक को पेज नंबर आप आ जाइए, तो आपको मिलेगा ये आपको पेज नंबर 13 पे। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ाता हूँ फिर आंसर समझते हैं हम। देखिए वहां पे लिखा हुआ है, अब परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज रेयर। परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन बहुत कम होते हैं, बट सम सोल्यूशन नियरली आइडियल इन बिहेवियर। तो कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हुए, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। तो देखिए यहाँ पे हेक्सेन और हेप्टेन आ गया, ये आपका हो गया आइडियल सोल्यूशन। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। तो ब्रोमो और ये इसके लिए आ गया आपका, और बेंजीन एंड टोलिन आपका ये आ गया आपको यहाँ पे। अब बचा कौन सा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो देखिए ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 15 पे। अगर आप आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है द नॉन आइडियल सोल्यूशन शो द नेगेटिव डेविएशन, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर किसके लिए होता है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये एग्जाम्पल सारे के सारे उन्होंने एनसीईआरटी से लिख रखे। मैं फिर बार बार कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डायमेंशन इन गिवन ऑर्गेनिक सॉल्ट, द वांट हाउ फैक्टर आई। तो चलिए जल्दी से हम खोलते हैं, फिर से आते हैं हम पहले एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 24 पे। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल जाएगा वांट हाउ फैक्टर। देखिए वांट हाउ फैक्टर के 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर आपके बात को बनते हैं एसोसिएट या डिसोसिएशन के बाद, उसके अपॉन बिफोर पहले वाले को डिवाइड कर दे। दूसरा होता है ऑब्जर्व क्वालिटेटिविटी और कैलकुलेट, और तीसरा होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो ये आपने पढ़ रखा है। और ये भी देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अगर एसोसिएशन कंडीशन है तो आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, और डिसोसिएशन की कंडीशन है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं, ये तो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं डिवाइडेशन के इसमें क्या होता है, अगर इसके 2x मॉलिक्यूल है तो ये एसोसिएट होके क्या बन जाता है, x2 सॉरी। तो यहाँ पे इसका अगर हम वांट ऑफ फैक्टर निकाले तो देखिए ये मैंने कैसे निकाला है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये अप्लाई करा है। कैसे करा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर, अब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल है, 1। तो देखिए मैंने ऊपर 1 लिख दिया, और नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन होने से पहले। यहाँ पे तो बिफोर में कितने हैं, 2। अगर हम इसको अब डिवाइड कर लेते तो आपका आंसर आ जाता है 0.5। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी विल बी। तो यहाँ पे देखिए आंसर है बच्चों इसका अनचेंज। कहां पे मिलेगा आंसर आपको, इसका पेज नंबर 17 पे आ जाइए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज सेम फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट विल बी अनचेंज व्हेन मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता चलता हूँ, ये बिल्कुल बात जैसे केबी यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पे लागू होती है, सिमिलर ये वाली बात लागू किस पे होती है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी किसी पे डिपेंड नहीं करता इन चीजों पे। तो वहां पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए भी क्या होगा, अनचेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following aqueous solution will have the highest boiling point? इनमें से बच्चों किसका boiling point हाईएस्ट होगा। तो चलिए बहुत जल्दी से पहुंचते हैं हम पेज नंबर 25 पे। तो हमें आंसर इसका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। पेज नंबर 25 पे टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में। अब आप देखिए यहाँ पे KCl और K2SO4 की बात करिए तो देखिए KCl ये रहा और K2SO4 ये रहा। KCl का जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है वो 2 है, और K2SO4 का कितना है आपका, 3। और देखिए यहाँ पे जिसका जितना आई होता है यानी कि वांट ऑफ फैक्टर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे किसका होगा, K2SO4 का, और इसके 2 मोल है तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, हाईएस्ट होगा। आई थिंक आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए। अब स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ पे बच्चों असर्शन रीजन, वो भी जितने भी स्लाइड्स में आए हुए सारे मैंने ले रखे। तो देखिए असर्शन रीजन के बारे में आप सब जानते हैं, बस मैं आपको फटाफट समझाते जाता हूं। तो देखिए यहाँ पे
ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। ऑप्शन इज सी करेक्ट। फिर भी मैं आपको आंसर टैली कराऊंगा पूरा पूरा, एनसीईआरटी से मिलेगा ये आपको पेज नंबर 21 पे। कैसे मिलेगा देखिए, वहां पे लिखा हुआ है आपका बच्चों कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो गई हमारी, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलिटी। ये बात आपकी गलत है, फॉल्स है। कैसे गलत है देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। और यहां बच्चों लिखा हुआ है मोलरिटी। बस यही बात हमें पकड़नी थी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलरिटी पे डिपेंड करता है, ना कि हमारा मोलरिटी पे। तो ये फॉल्स हो गया। अब एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो देखिए असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन क्या हमारा, असर्शन ये हो गया और रीजन ये हो गया, तो फॉल्स है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा बच्चों असर्शन रीजन में? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से आते हैं असर्शन रीजन। और देखिए पहला फिर से क्वेश्चन आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ट्रू होता है। आंसर में मिलाता हूं आपको, पेज नंबर आपको उसका 17 पे आप खोलेंगे तो देखिए एलिवेशन इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब फिर लिखा है देखिए द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। अगर बच्चों वेपर प्रेशर कम होगा तो नेचुरली वेपर नहीं बनेगी, तो इसका मतलब पानी जल्दी, वेपर तब बनती है जब पानी बॉयल हो जाए। तो बॉइलिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो एलिवेशन का मतलब ज्यादा होना। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एलिवेशन होगा कब, जब लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे ये बच्चों दोनों ही ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे दोनों ट्रू है, बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है। और साथ में जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है किसका, असर्शन का। नेक्स्ट आता है फिर से द एंथैल्पी मिक्सिंग डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। फिर क्या है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड और सॉल्वेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए कैसे, यहाँ पे हम आते हैं पेज नंबर 13 पे, ठीक है। देखिए वहां पे हमें डेफिनेशन लिखी है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताया गया है। तो आप आइडियल सॉल्यूशन में आप देखेंगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जो एंथैल्पी मिक्सिंग होती है प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन 0 और वॉल्यूम मिक्सिंग भी 0, यानी कि उसके इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए और ए बी के बीच में लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए ये सॉल्यूशन कहलाता है आपका आइडियल। तो ये इन्होंने बातें सारी किसके लिए लिख रखी है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए मिलाइए, आइडियल सॉल्यूशन की एंथैल्पी मिक्सिंग एंथैल्पी 0 होती है, यस ये बिल्कुल आपका ट्रू हो गया। सेकंड देखिए उन्होंने लिखा था फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट। सॉलिड एंड सॉल्वेंट के लिए हम लिखेंगे ए बी इज स्ट्रॉन्गर बताया जा रहा है किससे, इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड सॉलिड को हम लिखेंगे ए से और सॉल्वेंट को लिखेंगे बी से। तो ये बताया जा रहा है कि ए बी जो है वो स्ट्रॉन्गर है ए और बी बी से नहीं। यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए, मैं इसको बता के एक बार फेयर करके समझा देता हूँ। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है किसके, ए और बी, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, ए बी के। और यहाँ पे इक्वल ना कह के स्ट्रॉन्गर बताया जा रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। तो आपका असर्शन हुआ करेक्ट यहाँ पे सी। नेक्स्ट आते हैं when NaCl is added to the water the depression in freezing point is observed। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ये आपका ट्रू है। फिर कह रहा है कि लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये भी आपका ट्रू है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे ट्रू है। आप आएंगे पेज नंबर 18 पे। फिर मैं एक बार बता दूं ये हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसी के पेज नंबर के अकॉर्डिंग मेंशन है जो 2024 के लिए नई बुक आई है प्रिंट होके। देखिए अब आप जानते हैं इसका आंसर समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और जानते भी पढ़ा हुई है आपका कि राउल लॉ कहता है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड
ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में तो वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आपने पढ़ रखा है कि जब कोई भी सॉल्वेंट करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए NaCl हमारा नॉन वोलेटाइल है, जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और ये भी वाली बात यहाँ पे हो गई कि लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसका कॉज है, आपका डिप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू द वाटर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो देखिए यहाँ पे आंसर गया इसका सही बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज नंबर 187 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी बिल्कुल जस्ट हमने पढ़ा है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है। अब बच्चों देखिए हमने एमसीक्यू कर लिए, असेसर रीजन कर लिए, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी होते हैं उसमें से, गिव रीजन बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहला रीजन हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग के एमसीक्यू में, तो वही क्वेश्चन फिर से आगे यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर करा जाता है किसके लिए, मोलर मास फाइंड करने के लिए, किसके, मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स के लिए। फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूं। फिर से हम पेज नंबर 22 पे आते हैं, तो वहां पे हमें लिखा हुआ मिलता है कि जो मेजरमेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड वो प्रेफर करा जाता है, जैसे अदर जो होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अदर वाले मेथड से प्रेफर करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, मोलर मासेस फाइंड करने के लिए, किसके, प्रोटीन एंड पॉलीमर्स के लिए। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हमें फाइंड करने में आसान मिल जाता है, जबकि अदर के लिए हायर या लोअर चाहिए होता है। दूसरा ये मोलरिटी जो होती है यूज होती है इंस्टीट्यूट ऑफ मोलरिटी के लिए। तीसरा क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मैग्नीट्यूड हमें लार्ज मिलता है इवन सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट होने के बाद भी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। मतलब क्या है कि जो भी जल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स है कोल्ड वाटर में उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है कंपेयर वाटर वार्म वाटर में। क्यों, कोल्ड वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस की बढ़ जाती है। गैस की बढ़ने का मतलब है कि जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड में मिल जाएगी पानी में, और वो पानी में मिल जाएगी ऑक्सीजन, तो उनको एनिमल्स के लिए क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा। अगर पानी वार्म होता है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम मिलने से वहां पे कंफर्टेबल नहीं होगा। अब मैं इसके आंसर को आपको टैली कराता हूँ। ये देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ, इसलिए कि आपके पास अभी समय, आप एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग करिए और उसको समझिए। देखिए सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहीं से आ रहे हैं अभी तक, कोई भी क्वेश्चन, ये बोर्ड के 2023 के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने हर सेट के कनेक्ट करके ये बनाए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने टैली करे, सब एनसीईआरटी से आती है। तो ये पेज नंबर 8 पे मिलता है आपको इसका आंसर लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लाइक, मैंने गैस के रूप में ऑक्सीजन लिख दिया है, इन लिक्विड इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, उल्टा होता है। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होने से ऑक्सीजन उसमें ज्यादा मिलेगी, तो उसको एक्वेटिक के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। यही रीजन लिखा है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन द वार्म वाटर। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और फिर से हम आते हैं सी पार्ट पे। इसके सी पार्ट पे है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 mkCl सॉल्यूशन नियरली डबल देन द 1 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन पे, और नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर पे। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात नोटिस करेंगे, जो शुगर है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुगर, और किसकी बात कर रहे हैं, KCl की बात कर रहे हैं। तो शुगर हमारा क्या है, डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए जब डिसोसिएट नहीं होगा तो उसके हमें वार्नर फैक्टर की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी 1 ही मोल मिलेगा हमें उसका। लेकिन KCl जो होता है वो पानी में जाने पे डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है।
अब देखिए के सी एल को जब हम करेंगे तो एक हमें के मिलेगा और एक हमें सी एल मिलेगा। तो बॉन्ड फैक्टर काउंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 आयंस मिलेंगे। अब इसका बॉन्ड फैक्टर ज्यादा है, अगर बॉन्ड फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, के सी एल सोल्यूशन का क्या होगा बच्चों, डबल होने के बाद क्या होगा, डबल हो जाओ। मतलब यहाँ पे क्या है कि एलिवेशन पूछा गया था, इसका डबल क्यों होता है, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे हमने निकाला बॉन्ड फैक्टर डबल है किसके, इसके कंपेयर में 1 के। 17 क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, स्प्रिंकलिंग सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरिया। पहाड़ों पे क्या होता है, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने से वो सारी बर्फ सड़कों पे आ जाती है, और सड़कों पे आने पे वहां का ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाता है फिर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रैफिक चालू करने के लिए कि वो बर्फ वहां से हट जाए रोड से, तो स्प्रिंकल मतलब वो छिड़काव कर देते हैं सॉल्ट नमक का, ताकि वो वहां पे क्लियर हो जाए। तो ऐसा क्यों करते ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे। अभी हमने ये पढ़ा भी है कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चनों में कि जब नॉन वोल्टेक सॉलिड को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा नॉन वोल्टाइल कौन है, यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट को हमने किस में डाला, स्नो का मतलब हो गया वाटर, क्योंकि वाटर का ही रूप है वो। तो इसमें हमने सॉल्वेंट में मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सॉल्ट इज स्प्रेड ओवर द स्नो कवर रोड, यानी कि जब सॉल्ट को हम स्नो पर मिलाएंगे तो स्नो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से उसमें मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा सरफेस का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या करेगा, जब बर्फ मेल्ट होगी तो बर्फ हट जाएगी वहां से, तो रोड क्या हो जाएगी वहां पे, क्लियर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों कि जब बर्फ हटानी होती है, बर्फ को पिघलाना होता है, मेल्ट करना होता है, तो उस पर फटाफट हम सॉल्ट डाल देंगे तो बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन से। 18 क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, what type deviation from Raoult law is shown by the resulting solution। और पूछा जा रहा है what change in temperature would you observe after mixing x and y। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 14 पे। क्या लिखा हुआ मिलेगा वहां पे हमें, ऑन मिक्सिंग ऑन मिक्सिंग x and y डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है कि आपका डिक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम अगर बच्चों डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो वहां पे वेपर प्रेशर नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगी तो वेपर में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। और आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जिसको हम जिसकी कौन सी कैटेगरी होती है, वो निगेटिव डेविएशन होता है फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट टाइप डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो यहाँ पे है निगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जा रही थी बच्चों यहाँ पे, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन होता है, तो वहां पे एंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, आइडियल में तो कोई भी चेंज नहीं होता है एनर्जी में, ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव, जीरो होती है। लेकिन अगर निगेटिव डेविएशन है राउल्ट लॉ में तो यहाँ पे आपकी ये निगेटिव होगी। इसका क्या मतलब है कि एवोल्यूशन होगा, हीट का हीट निकलेगी वहां पे, हीट निकलेगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि एक्स और वाई का अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो ये किस टाइप का हो गया, तो ये हो गया हमारा निगेटिव डेविएशन हो गया। और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द हेनरी लॉ, गिव एन एप्लीकेशन। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमें आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ ढूंढवाने में। पेज नंबर 7 पे आपको मिलेगा इसका आंसर। और हेनरी लॉ हम जानते हैं, सबने पढ़ रखा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के होता है। और इसको हम एक्सप्रेस फॉर्मूले के रूप में ले सकते हैं
के एच का मतलब हेनरी कांस्टेंट, तो ये हमारा हो गया हेनरी लॉ। अब देखिए इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ भी चुके हैं और आते भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार अच्छे से समझा भी देता हूँ फिर से। तो पेज नंबर आप 8 पे आएंगे तो हमें यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। पहली एप्लीकेशन हमारी है कि increase the solubility of carbon dioxide in soft drink soda water, the bottle is sealed high pressure। तो हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से solubility क्या होती है, बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर पे उनको सील्ड कर दिया जाता है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। दूसरा अभी हम पढ़ भी चुके हैं, और ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था एनर्जिया क्या होता है, अब मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम खराब होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। और तीसरा भी आपको मिल जाएगा किसके बारे में, रीजन स्कूबा ड्राइवर के बारे में। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। कोई भी यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं गिव रीजन करके, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक एप्लीकेशन बतानी थी, तो कोई भी आप 1 2 3 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इज शोन बाय मिक्सिंग मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और एसीटोन, गिव रीजन। ये किसका टाइप का मिक्सचर है, यानी कि एग्जाम्पल हमें ध्यान होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में। तो आप पेज नंबर 14 पे आएंगे, आपको ये तो पता ही है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उस केस में ए बी यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होता है वो वीकर होता है, किससे, उनकी प्योर कंडीशन यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्स इंटर के बीच लगने वाले फोर्स में। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटोन बी है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि ये दोनों किस टाइप के डेविएशन शो करते हैं, तो ये दिखाते हैं आपको पॉजिटिव डेविएशन। क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन है क्योंकि प्योर इथेनॉल जो होता है वो उसके अंदर हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन जब हम एसीटोन उसमें मिलाते हैं तो उसके बीच में बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि उनके बीच सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो जाता है, वो वीकर हो जाता है इंटरएक्शन फोर्स। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि पॉजिटिव में ए और बी के बीच का फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो ये बात यहाँ पे भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो वीक हो जाएगा, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन किसको शो करेगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एजियोट्रॉप। और अभी के लिए यहां तक अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इन वीडियो को देखा, लेकिन ये मेरे से देखने से ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमें पीवाईक्यू करना, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं। डिफाइन एजियोट्रॉप, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, गिव एन एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 14 पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं। तो आपने पढ़ रखा है एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ऐसे बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर किसे बोलते हैं, जिसमें केवल दो ही प्रकार के चीजें मिली हुई हो, ए और बी कह सकते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर। उसके कंपोजिशन सेम होने चाहिए, किसमें, लिक्विड फेस में भी, लिक्विड में भी और वेपर दोनों फेस में अगर सेम होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स वो वाले मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेस में क्या सेम हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप एजियोट्रॉप इज फॉर्म नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो देखिए आगे हम चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपने पढ़ भी रखा है कि एजियोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक मैक्सिमम। तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन जो शो करते हैं निगेटिव डेविएशन को, वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक और वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट टाइप एजियोट्रॉप फॉर्म होगा नेगेटिव डेविएशन से। तो नेगेटिव डेविएशन से कौन सा वाला बच्चों होगा, मैं इसको मिटा के सही कर देता हूँ, क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल इसका नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज द एग्जाम्पल। 22 क्वेश्चन है, दो पार्ट है। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं।
तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे लिखा हुआ आइडियल और नॉन आइडियल को अलग अलग हेडिंग में लिखा हुआ है। मैंने इसको डिफरेंट करने के लिए टेबल बना के उसको, ताकि आप आसानी से समझ सके। तो देखिए आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा बुक में, द सॉल्यूशन विच ओबे द राउंड द ओवर द एंटायर रेंज कंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड आइडियल। और जो ओबे करते हैं राउंड लॉ को वो आइडियल है, और जो ओबे नहीं करते हैं वो क्या आपके यहाँ पे नॉन आइडियल है। सेकंड है डिफरेंस कि जब इनको मिक्स करा जाता है सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो इनकी एंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है, या तो वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। और तीसरा डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है ए और बी का, वो इक्वल होता है किसके, ए बी का। यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे या तो ए और बी का क्या होता है, हाइयर हो जाता है या फिर लोअर हो जाता है। और तीसरा फोर्थ डिफरेंस हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एनहेक्सेन तो ये एग्जाम्पल के नाम लिखे हुए, और इसमें कौन सा आता है, नाइट्रिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो ये आ गया आपका डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल में। अब हम करने वाले हैं, यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं बच्चों न्यूमेरिकल। देखिए हमने एमसीक्यू कर लिए, असरसर रीजन कर लिए, और हमने बच्चों यहाँ पे गिव रीजन वाले भी क्वेश्चन पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है इसी क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल जहाँ पे आते हैं मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या है क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं थोड़ा अपना स्पीड डाउन करूंगा कि न्यूमेरिकल समझने में बच्चों को आती है दिक्कत। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं थोड़ा फास्ट चला। अब यहाँ थोड़ा मैं अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ समझाने के लिए। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम वाटर। और ये भी मैं बता दूं, अब न्यूमेरिकल के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए, आप बहुत सारी बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है कि आपके आते बुक के भी आप पे, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए जो भी बुक्स आपके पास है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल करना मत भूलिएगा। और ये सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाके इसको सर्च करिए। कोई भी वीडियो इंटेक्स का या एग्जाम्पल या कुछ भी ढूंढना है, लास्ट में आप लिख दिए बाय जैन ट्यूटर, आपको वो क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व करते हैं इन 846 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर इज प्योर वाटर। तो चलिए जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए हमने वेपर प्रेशर को मान लिया PA, और उसकी प्योर फॉर्म में जो वाटर का दे रखा है वेपर प्रेशर, उसको देखिए प्योर फॉर्म को लिखते हैं P0 से। कोई भी अगर किसी की प्योर स्टेट दिखानी है तो वहां पे नॉट, और अगर उसमें कोई भी चीज प्योर नहीं है, सॉलिड और सॉल्वेंट है, तो वहां पे सिर्फ PA या मतलब बिना नॉट का लगा के प्रेशर लिखते हैं। फिर आपको कहा जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे निकालना क्या है, मैं आपको पहले समरी थोड़ी बता दूं। आपको निकालना है PA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, PA बराबर है आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, काय भी पढ़ते हैं और जीटा भी पढ़ते हैं। तो काय A और PA0 लिखा है। तो देखिए काय A का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो आपको PA निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स दोनों के पता होने चाहिए, सॉलिड के और सॉल्वेंट के पता होने चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए अब हमारे पास सीढ़ी बन गई। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे पास है उसका मोलर मास निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए पहले हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास पहले किसका निकालते हैं बच्चों, हम यूरिया का निकालते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यहाँ पे देखिए N की वैल्यू कितनी है 14, हाइड्रोजन की 2 और कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, ये आता है आपको निकालना, नाइट्रोजन 14। इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है यूरिया का। सेकंड, ये किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो वाटर का हमें पता ही है कितना होता है बच्चों, 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां हमारा पहले क्या निकल गया, हमारे निकल गए मोलर मास। अब मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, Na और Nb के।
तो पहले हमने मोलर मास निकल गया, अब हम यहाँ पे निकाले नंबर ऑफ मोल्स किसके, यूरिया के। इसको मैंने नाम ब्रैकेट में दे दिया Na। बिल्कुल इसी तरीके से आप पेपर में करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने सभी कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोलिकुलर का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यूरिया के कितने कितना ग्राम दे रखा है मास, 30 ग्राम यूरिया। तो देखिए यूरिया की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 30 ग्राम। और मोलर मास अभी हमने निकाला 60, इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.5 मोल्स। फिर हम निकालते हैं वाटर के लिए, वाटर के लिए फिर फॉर्मूला लगाया, लेकिन वाटर के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया NB से। गिवन मास कितना है बच्चों वाटर का, तो देखिए गिवन मास है 846 है, और मोलर मास कितना है इसका 18। तो ये लगा के हमने सॉल्व करा, इसको डिवाइड करा, तो ये आपका आ गया 47 मोल्स। अब हमारे पास ये Na और NB दोनों पता चल गए। अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन हम सिर्फ केवल A यानी कि वाटर के लिए निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया Na अपॉन Na प्लस NB, और इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं दोनों की। Na की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए था NB के लिए। तो यहाँ पे बच्चों NB है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रेशर निकालना है केवल वाटर के लिए निकालना है, और वाटर के लिए यहाँ पे क्या NB, और NB की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगाएंगे 47 अपॉन टोटल दोनों को करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.99। और देखिए हम इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है, और ये हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर Y 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दे रखा है। तो ये आपको क्या दे रखा है, प्योर फॉर्म में क्या लिखते हैं नॉट से, तो PA नॉट, और दूसरा क्या है PV नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको। अब वो कह रहा है कि इफ इक्वल मोल्स X और Y आर मिक्स, अगर दोनों के मोल इक्वल होंगे तो उनके मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई A और काई B से। तो ये मोल फ्रैक्शन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होने से मतलब क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर निकालना है आपको सॉल्यूशन का। तो देखिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, इसका मतलब है पूरा टोटल वेपर प्रेशर निकालना। तो यहाँ पे देखिए टोटल वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो हमने फॉर्मूले को पहले लिख लिया और इसकी वैल्यूज हमें बस लगानी है। तो देखिए वैल्यू कैसे XA की, चलिए पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ फिर लगा के बताता हूँ। सॉरी इसको X ही पढ़ लेते हैं, काई A वैसे काई A होता है। काई A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 लगा दी, और ये PA नॉट की वैल्यू कितनी है 120, फिर प्लस काई B की वैल्यू फिर से कितनी है 1/2, और इसकी कितनी है आपकी 160। कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 140 mmHg। तो ये है आपका आ गया टोटल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 200 ग्राम ऑफ वाटर। इट हैज वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है, कैलकुलेट द मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। और प्योर वाटर के लिए आपको वैल्यू दे रखी है वेपर प्रेशर की। तो देखिए जो जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर किया गया 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए मैं एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्लियर करता हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये आगे के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो सॉल्यूट के लिए जहां कहीं भी आएगा वहां पे हम W2 यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे W1। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इससे गड़बड़ करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि ये चीजें हम कंसिडर शुरू से लेके कर रहे हैं। सारे फॉर्मूले मैंने उसी पे लिख रखे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और उसमें आप ध्यान रखना जो W2 है वो सॉल्यूट के लिए और W1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ W2 से,
और सॉल्वेंट किस में घोला जा रहा है, वाटर के अंदर, जिसमें घोलता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको लिखेंगे W1। अब यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर दे रखा है कितना दे रखा है बच्चों, 31.84। और यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दे रखा है प्योर वाटर। प्योर वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए हमने वेपर प्रेशर, देखिए जो जो वर्ड 1 यूज कर रहे हैं वो सारा सॉल्वेंट के लिए है, और 2 से मतलब है सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन का दे रखा था वेपर प्रेशर, वो P1 हो गया, और जब वाटर की प्योर फॉर्म है तो वो हो गया P1 नॉट। निकालना क्या हमें यहाँ पे, मोलर मास निकालना है, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे मोलर मास हम अपने पास से वाटर का निकाल के रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वाटर का कितना होता है आपका 18, H2O, 2 + 16 यानी कि 18। और हमें फाइंड क्या करना है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का फाइंड करना है तो उसको हम लिखेंगे M2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, सॉल्यूट के लिए ऑलवेज 2 यूज करेंगे, चाहे वो वेट हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास। और सॉल्वेंट के लिए हम 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें M2 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मैं फॉर्मूले को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको करता हूं तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब इसमें आप सारी वैल्यू लगा के देखेंगे कि यहाँ पे देखिए P1 नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है 32, ठीक है। P1 की वैल्यू मिल गई आपके पास ये, और P1 नॉट फिर से आपका लगा दिया, और W2 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 10 ग्राम, और M1 की वैल्यू हो गई 18। M2 आपको फाइंड करना है, W1 की वैल्यू हो गई 200। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, और कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीटेड हो जाएंगे हमारे कम समय में। तो इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी M2 की वैल्यू आ जाती है, और ये आपसे पूछा गया था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये उसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास दे रखा है, डिसॉल्व इन 30 ग्राम इन बेंजीन, शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टेम्परेचर दे रखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन एसिड फॉर्म इन डिमर इन द सॉल्यूशन। देखिए आपको क्या दे रखा है, 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व, ये सॉल्यूट है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो सॉल्यूट है उसको 2 से लिखेंगे, तो W2 दे रखा है, और डिसॉल्व कितने में होता है वो 30 ग्राम, यानी कि W1 दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, डिप्रेशन दे रखा था, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कितने लिखते हैं, डेल्टा TF से लिखते हैं, और KF की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, परसेंटेज एसोसिएशन दिखाना है एसिड के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है M2 बराबर, ये लिखा हुआ फॉर्मूला है, इसके लिए F जो है वो नीचे लिखेंगे। ये लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, इस तरह से थोड़ा सा 1 के आगे ऊपर F, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, वैल्यू लगाने के बाद सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वैल्यू लगाते हैं तो इससे M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली ये कैलकुलेशन करके M2 हमारे पास आ जाता है इतना। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए वांट ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूले लिख रखे, ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपकी क्या होती है, नॉर्मल मोलर मास होता है एक तो, और एक होता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मास ये हमने जो निकाला है M2, ये हमारा कौन सा है, एबनॉर्मल मोलर मास है। और जो आपका नॉर्मल है वो आपको गिवन है कितना क्वेश्चन में, 60। तो अगर हम इन दोनों से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो नॉर्मल मोलर मास आपको गिवन था 60, और जो हमने निकाला है ये एबनॉर्मल मोलर मास है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आई आ जाता है इतना। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी आई से ही हम आगे की कहानी बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जो एसिटिक एसिड होता है, जब उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे क्या दिखाता है, डिमर हो जाता है। इट मीन्स कि वो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस केस में इनिशियल में अगर हम वैल्यू कंसिडर करें तो इसकी 1 है, तो इस समय उसकी इसकी पूरी 1 होगी, तो इसकी पूरी से 0 होगी।
और अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, इसमें से अगर अल्फा पार्ट खत्म हो जाता है इसका, तो इसमें से 1 माइनस अल्फा हो जाता है, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पे 1 है, तो उसको अगर हम 1 माइनस अल्फा करेंगे तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ये वाला किस तरह से लगाया है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ये अप्लाई करा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये एसोसिएशन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कितने फैक्टर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखिए जो एसोसिएशन हुआ उसमें 1 माइनस एल्फा, आपको मैं इसको मिटा के समझाता हूं, ये आपके आफ्टर की कंडीशन है, और ये वाली आपकी कौन सी कंडीशन है, बिफोर एसोसिएशन की कंडीशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला होता है आफ्टर जितना भी हुआ उसका सम, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, और बिफोर में कितना आया 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा यहाँ पे अल्फा बाई 2 में कैलकुलेशन करें तो अल्फा बाई 2, और नीचे 1 प्लस 0 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर ये आ जाएगा, और इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी और हमने अल्फा बाई 2 निकाला तो ये इतना आ गया आपके पास, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, अल्फा आ गया। यानी कि इसको अगर परसेंटेज में निकाले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 94.6% एसोसिएट होता है यहाँ पे। तो ये आपसे परसेंटेज पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 19.5 ग्राम ये एसिड दे रखा है जिसका मोलर मास है, डिसॉल्व करते हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपका ऑब्जर्व होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द डिप्रेशन डिग्री, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है आपको, के एफ दे रखा है। तो देखिए जो जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं हम। या हमें सॉल्यूट के रूप में जो दे रखा है वेट वो 19.5 है, और सॉल्वेंट के रूप में कितना वो डिसॉल्व हो जाता है 500 ग्राम। फिर आपको यहाँ पे क्या दे रखा था, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ से। के एफ की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन पिछला वाला किया था वही कर रहे हैं। यहाँ पे ये f जो है वो नीचे है सफिक्स में, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू लगाते तो m2 आ जाएगा, और ये m2 हमारा कौन सा बच्चों आएगा, ये आएगा एबनॉर्मल। तो यहाँ से फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे I का, और देखिए जो हमें दे रखा है नॉर्मल मोलर मास वो 78 है, तो ये एबनॉर्मल आया। इन दोनों से हमने I का फॉर्मूला लिखा, नॉर्मल मोलर मास किसका, जो भी एसिड था वो मैंने नाम लिख दिया। इन दोनों की वैल्यू लगाते हैं तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 2 आयंस में डिवाइड हो जाएगा। इस केस में इनिशियल में वैल्यू इसकी अगर n है तो उसमें यहाँ पे 0 होगी। अगर ये अल्फा डिसोसिएट होता है तो इधर 1/n अल्फा। अगर हम इसके n मोल मान लेते हैं सब तरफ तो n से मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे हम I का फॉर्मूला निकालते हैं। I का फॉर्मूला हमारे पास ये जो लिखा होता है टोटल नंबर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो भी हुए वो, तो बाद वाले नंबर हमारे ये, इन सबको हम प्लस कर देंगे, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर जो इनिशियल है उसको प्लस कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो गया जाएगा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंट नहीं पूछी गई थी, अगर परसेंटेज में अगर पूछा जाता तो ये हो जाता। अब हमें इसकी वो निकालनी है, डिग्री निकालनी है डिसोसिएशन की, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए ये वाली इक्वेशन के लिए आपके पास जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो राइट के पार्ट होते हैं वो, और अपॉन लेफ्ट का पार्ट। अब इनकी हम वैल्यू लगाते हैं, तो देखिए किस तरह से लगाइए। इसकी जो हमारे पास वैल्यू है एन अल्फा है, और हाइड्रोजन आयन की एन अल्फा है, और इसकी कितनी थी यहाँ पे n/1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एन अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हमें n निकालना पड़ेगा,
एन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपने देखिए क्या होता है, नंबर गिवन मास कितना दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पे 19.5 और मोलर मास कितना दे रखा है 78। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो भी वेट है 1000 में, किलोग्राम में लेंगे तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका मोलरिटी आ गया। अब देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं एन की जगह, हमारे पास कितनी आ गई 0.50 और अल्फा हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पूछा गया था वो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is boiling point of 1 m NaCl solution more than the 1 m glucose solution। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में जो होते हैं उस पर होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है वाटर फैक्टर। अब देखिए ये हमने जानते हैं ग्लूकोज जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसका वाटर फैक्टर कितना मिलेगा आपको 1। और जो NaCl होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर में डिसोसिएट होके NaCl Na+ और Cl आयन बनाएगा, तो 2 आयन बनेंगे तो उसका वाटर फैक्टर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो यही बात पूछी जा रही थी, जो जिसका वाटर फैक्टर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न हो गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है NaCl का वो ज़्यादा है किससे, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपका, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X when dissolved in 78 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्वेंट के लिए W1 वेट दे रखा हमें, और कितना रिड्यूस हो जाता है वेपर प्रेशर 90%। तो हमने मान लिया कि वाटर का प्योर फॉर्म में कितना है P है, और वो जब उसमें सॉलिड मिलाया जाता है तो उसका कितना परसेंट कम हो जाता है, कितना रिड्यूस हो जाता है 90% ऑफ P, यानी 0.9 P। और यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है मोलर मास दे रखा था। तो मैंने यहाँ पे M2 जो सॉलिड का मोलर मास है, फिर से मैं आपको एक बताता हूँ, सॉलिड के लिए हम 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए 1। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ X डिजोल्व। जो भी X है हमारा वो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट के लिए हमें मास निकालना है, वो W2 पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। तो ये आपका क्या है बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो वैल्यू लगाते हैं, कार्बन की 12 और 6 और हाइड्रोजन का 1 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 इसका मोलर मास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसमें हमें सारी वैल्यू लगा देते हैं। तो सारी वैल्यू में केवल कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो है W2 नहीं है, और बाकी सारी वैल्यू जितनी भी दे रखी थी मैंने लगा दी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका W2 आ जाएगा जो आपको फाइंड करने को कहा गया था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो ये आपको पूछा जा रहा है TB सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट का वेट है W2, और सॉल्वेंट का कितना, W1 से लिखेंगे सॉल्वेंट को 200 ग्राम, और दे रखा है कि आपको Kb की वैल्यू गिवन है, और साथ में आपको मोलर मास भी गिवन है M2। देखिए TB के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा TB के लिए इसमें हम लगाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपसे कही जा रही थी कि ये MgCl2 कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने पे यहाँ पे इसके 1 मोल मिलेंगे, इसके 2, तो कुल मिला के 1 + 2 तो कितने मिलेंगे 3। तो इसके लिए वाटर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे I की वैल्यू नहीं थी इन जगह पे, तो हमें यहाँ पे इससे पता चल गई। अभी सारी वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं तो हमारे पास ये TB की वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा TB को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है TB - TB0, और हमें निकालना क्या था, TB0 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी।
सॉरी टीबी की वैल्यू पूछी गई थी। टीबी नॉट क्या है? वाटर की प्योर फॉर्म। वाटर की प्योर फॉर्म का टेम्परेचर कितना होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में कितना हो गया? 373। यहाँ पे लगाएंगे तो टीबी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5? तो देखिए आपने ये जानते हैं इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका, डिमर की प्रॉपर्टी शो करता है। दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे ये आफ्टर में कितने 1 मॉलिक्यूल है और पहले कितने थे 2, उसको डिवाइड करते तो 0.5। तो ये आपसे पूछा जा रहा था, तो इसके हिसाब से ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, डिटरमाइन द ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को लिखते हैं पाई से, और ये डिसॉल्विंग इतना वेट दे रखा है W2 से लिखेंगे हम इसको, और कितने वॉल्यूम में है आपका 2 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है K2SO4। इससे हम आई निकाल लेंगे अभी हम, और बाकी गिवन वैल्यू भी लिख लेते हैं। आर की वैल्यू गिवन है और साथ के साथ मोलर मास K2SO4 M2 की वैल्यू भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हमें 2 आयन देंगे, 3 आयन देंगे, 2+2 इसके मॉलिक्यूल और 1 इसके। तो 3 आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई बॉन्ड ऑफ फैक्टर की 3। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, पाई बराबर यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर हमने पढ़ रखा ICRT होगा, और यहाँ पे C की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। और फर्दर हमने नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ लिया गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आप लगा सकते हैं। देखिए आई की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 3, W2 की वैल्यू आपके पास ये रही W2 की, और R की वैल्यू आपके पास रही, और किसकी रह गई ये T टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की हो गई। और साथ में नीचे क्या कितना हो गया M2 की वैल्यू 174 और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऑल ओवर आपकी कैलकुलेशन आपके निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या निकालना था, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये इसका दे रखा है 25.6 सल्फर बार डिसॉल्व, ये W2 की वैल्यू दे रखी है, और बेंजीन एक W1 दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखेंगे डेल्टा TF से। कैलकुलेट द फॉर्मूला निकालना है सल्फर का, बाकी वैल्यू हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है गिवन में। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था और इसमें हम सारी वैल्यू लगा देंगे। फिलहाल इसके लिए पहले हमने M2 के लिए फॉर्मूला बनाया तो M2 को इधर ले गए और डेल्टा TF को इधर ले गए। सारी वैल्यू लगाएंगे तो M2 की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, और M2 की वैल्यू जब डिफाइन हो जाएगी तो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना होता है N इंटू एटोमिक मास। इसमें मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू लगा देंगे 256, और एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है 32, और इसको डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, तो ये सल्फर के लिए फॉर्मूला हम निकाल देंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2023 के क्वेश्चंस मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब अगर वास्तव में आप यहाँ तक आ चुके हैं, इस वीडियो को पहुंच के यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ तक, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो के अदर पार्ट को भी बना के आपको दूं, इट मीन्स 2022 के 2022 2021 यानी कि लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन सारे इसी तरह से बना के दूं, तो इस वीडियो को आपको लोगों को शेयर करना है। अगर ये वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाएंगे तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो को बहुत फॉरवर्ड करना है अपने अदर्स ग्रुप्स में और शेयर में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रैंक करे वीडियो। और मैं आपको पक्का कहता हूं कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी लगेगा, और फर्दर मैं आपसे फिर मिलूंगा फिजिक्स के पेपर में भी। तो आप इस चैनल को जरूर अपने से जोड़े रखिए, और जोड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, आप सब जानते ही है कि बस इसको थोड़ा सा आप लोगों में स्प्रेड कर दिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।